सासू माँ, हम बहुओं को जिंदगी भर धोखा ही मिला है। आंखों में आंसू लिए अपनी डायरी लेकर मैं हिसाब किताब करने बैठ तो गई, पर मन ही नहीं लग रहा था। जब दिल शांत ना हो तो सचमुच किसी भी काम में मन नहीं लगता। थक हार कर कमरे के बाहर बरामदे में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। आज पवन की बात सुनकर अंदर कुछ दरक सा गया। सासू माँ कहती थी तो फिर भी समझ में आता था, आखिर वो सास है। पर मेरा पति वो ऐसा बोलेगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। कहाँ कमी रह गई थी? आखिर मैंने तो हर कदम पर उनका साथ दिया था। उनके सुख दुख में उनके साथ बराबर खड़ी रहती थी। जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया, और आज एक ही झटके में। मेरा नाम साक्षी है। मैं इस मध्यवर्गीय परिवार की बड़ी बहू हूँ। मेरी शादी को लगभग 1.5 साल ही हुआ है। मेरे परिवार में मेरी सास श्यामली जी हैं। मेरे पति पवन एक देवर समीर हैं जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है, और एक ननद भी है जिसकी शादी 1 साल पहले ही की है। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। हाँ, मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर इतनी तो है कि मैं संतुष्ट हूँ और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हूँ। मुझे अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए मेरे पति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मुद्दा कुछ भी नहीं था, पर उसे बड़ा बना दिया गया। मैं कल ही अपनी छोटी बहन की शादी से लौटी हूँ। मेरी छोटी बहन की शादी चटमंगनी पट ब्याह वाली शादी थी। सगाई और शादी में महज 10 दिन का ही फासला था। सब इतना जल्दी हुआ कि कुछ भी अरेंज करने का मौका ही नहीं मिला। सगाई के बाद से ही मैं अपने मायके में थी। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं अपनी छोटी बहन की शादी में उसे सोने की अंगूठी दूं, पर हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को कहीं भी कुछ खर्चा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। ऊपर से सोने का भाव आसमान छू रहा है। ऊपर से ननद की शादी भी 1 साल पहले ही की है। अभी तो उसका भी कर्जा चुका नहीं है। फिर आए दिन आने वाले ये तीज त्योहार कमर तोड़कर रख देते हैं। जब यह बात मैंने घर पर फ़ोन करके सासू माँ और पवन को बताई तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। सासू माँ ने तो यहाँ तक कह दिया, ज़्यादा सिर उठाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी अपनी हैसियत है उतना ही दो। कोई पैसे पेड़ पर नहीं उग रहे हैं, और वैसे भी मायके वालों को कौन इतना देता है। मैंने पवन से कहा तो पवन ने भी कहा, माँ जैसा कह रही है वैसा कर लो। क्यों फालतू बेवजह सिर पर बोझ ले रही हो? शगुन में कपड़े और 1100 रुपए रख देना। पर फिर भी मुझे यह बात सही नहीं लगी। हमेशा ही तो मायके वालों से लेती हूँ, देने का मौका तो पहली बार पड़ा है, उसमें भी मेरा मन ही नहीं किया मनाने का। इससे ज़्यादा तो मैं अपनी ननद की शादी में दे चुकी हूँ, तो अपनी छोटी बहन को क्या इतना सा नहीं दे सकती थी? पैसे तो मेरे पास इतने ही थे कि बहन को उसकी पसंद की साड़ी और सुहाग का सामान दिलवा सकती थी। पवन ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि शगुन में देने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, या बहन की शादी की शॉपिंग के लिए तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है या नहीं। हम वर्किंग वूमेन के साथ यही समस्या होती है। सबको लगता है कि इनके पास हमेशा पैसा ही पैसा होता है। शायद यही सोच मेरे ससुराल वालों की भी थी। इसीलिए किसी ने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे पास पैसा है भी या नहीं, या हम लोग शगुन का सामान लेकर आ जाएं। खैर, उस समय मेरे हाथों में एक सोने की अंगूठी थी जो मेरे पापा ने मुझे शादी में दी थी। मैंने मेरी सोने की अंगूठी सुनार के पास ले जाकर बदलवा ली और
उसके बदले मैं नई अंगूठी ले ली। शादी में पहनने के लिए नई साड़ियाँ तो मुझे मम्मी ने ही दिला दी और कुछ कपड़े और ज्वेलरी पवन घर से लेकर आ गए। शादी वाले दिन जब कन्यादान लिखा जा रहा था उस समय पवन और सासू माँ ने मेरी तरफ देखा। मैं तुरंत अंदर गई और बहन के लिए लाई गई साड़ी, सुहाग का सामान और वो सोने की अंगूठी लेकर आई। उसे देखते ही दोनों के चेहरे फूल गए, पर इतने लोगों के सामने कुछ कह ना पाए। मैंने पवन के नाम से कन्यादान लिखवा दिया। बस तब से सासू माँ और पवन मुंह सुजाए बैठे हैं। वहाँ दोनों को मौका ही नहीं मिला, पर कल जब घर वापस लौटे तो इन लोगों ने ज़्यादा सब्र भी नहीं किया। घर में घुसते ही मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बहू, किससे पूछकर तुमने अपनी बहन को अंगूठी दी? अगर थोड़ा कम शकुन डाल देती तो क्या तुम्हारी इज्जत घट जाती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? धोखा? मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको। वो अंगूठी तो मेरी ही थी, जिसे बदलवा कर मैंने अपनी बहन को दे दी। इसे धोखा नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? जब एक बार मना कर दिया था तो फिर ऐसी हरकत की ही क्यों? क्या पता और क्या क्या देकर आई होगी अपनी बहन को हमारे पीठ पीछे। हमारा घर यूं लुटाने के लिए नहीं है। मैंने कौन सा आपका घर लुटा दिया? आपने तो मुझे कोई पैसे ही नहीं दिए, पर मना कर दिया था ना तुम्हें। फिर भी ज़्यादा पैसे वाली बन रही हो क्या? ये मेरे पैसे और तुम्हारे पैसे क्या होते हैं? अब तुम तेरा मेरा भी करने लगी हो। मुझे तुमसे ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। अब की बार, पवन ने कहा। सुनकर मैं बिल्कुल चुप रह गई और पवन चुपचाप घर के बाहर चले गए। पीछे से सासू माँ ने तंज कसा। तुम्हारे से दिनों में तो हमें घर में एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता था और इन्हें देखो तो पति के साथ ही धोखा। ऐसा कहकर वो भी अपने कमरे में चलती बनी, पर अब यह बात दिल पर चुभ चुकी थी, इसीलिए अपने कमरे में आकर हिसाब किताब लिखने बैठी थी, पर मन ही नहीं लगा। पर ये सब याद करते करते अचानक मन में एक हुक से उठ गई। अपने आंसू पोंछते और वापस हिसाब किताब की डायरी लेकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब भी हिसाब पूरा हो गया तो अपने आप चेहरे पर एक सुकून सा आ गया। तब तक बाहर से पवन और सासू माँ की भी आवाज़ आने लगी थी। पवन घर आ चुके थे और अभी भी बातचीत का मुद्दा शायद मैं ही थी। मैंने अपनी डायरी उठाई और बाहर आकर डायरी पवन को पकड़ा दी। डायरी देखकर दोनों की निगाहें मुझ पर टिक गई थी। सासू माँ से ज़्यादा चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने कहा, अब यह क्या नया तमाशा है बहू? यह डायरी लाकर क्यों दे रही है? डायरी नहीं सासू माँ, हिसाब किताब है। आप ही ने तो कहा था ना कि आपके वक्त में औरतें अपने पति को पाई पाई का हिसाब देती थी, तो मैं भी अपने पति को पूरा पाई पाई का हिसाब दे रही हूँ। घर की चीज़ तो पहले ही लुटा कर आ गई, अब काहे का हिसाब दे रही है? एक बार देख तो लीजिए डायरी को। पढ़ते पढ़ते पवन का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और फिर गुस्से से पवन ने मेरी तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोले, ये क्या है? साक्षी उन्हें गुस्से में तमतमाता हुआ देखकर सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हो? अपनी बहू से पूछो। सासू माँ ने मेरी तरफ देखा तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं सासू माँ, मैंने अब तक का सारा हिसाब किताब बता दिया है, इसीलिए आपके बेटे को गुस्सा आ रहा है। मैंने मेरी बहन की शादी में का सोने की अंगूठी क्या दे दी? आप लोगों ने तो मुझे धोखेबाज की उपाधि ही दे दी, जबकि वह अंगूठी भी मेरे पापा ने मुझे मेरी शादी में ही दी थी, इसीलिए आपको हिसाब देना बहुत ज़रूरी हो गया। अब आप बताएंगे कि असल धोखेबाज कौन है? जब मैं शादी होकर आई थी तब मेरे दहेज का सारा सामान और कुछ गहने मेरी ननद को दे दिए गए थे। तब मैंने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपके अनुसार वो तो मेरा फ़र्ज़ था, पर आज मेरा अंगूठी देना आपको धोखा लग रहा है। हर 30 त्योहार पर आपकी बहन के लिए मैं शगुन
खरीद कर लाती हूँ, वो भी अपनी सैलरी से, पर वो तो मेरा फ़र्ज़ है। तब तो मैं आपको धोखेबाज नहीं लगती हूँ, फिर आज क्यों? और क्या कह रहे थे आप पवन जी? क्या तेरा मेरा लगा रखा है? आपकी बहन को मैं अपना मानती हूँ और मेरी बहन आपकी कुछ नहीं। अगर मैंने अंगूठी दी तो वहाँ पर भी कन्यादान में मेरा नहीं बल्कि नाम आपका लिखा गया था। मान सम्मान आपका और आपके परिवार का बढ़ा, फिर भी मुझे धोखेबाज करार दे दिया। अगर मेरा अपनी बहन को अंगूठी देना धोखा है, अपने ससुराल के मान सम्मान के बारे में सोचना धोखा है, तो माफ़ कीजिएगा पवन जी। हम औरतें तो पूरी ज़िंदगी भर धोखा खाती हैं और वो भी खुशी-खुशी, क्योंकि हम अपने हिस्से की कई चीज़ें तो खुशी-खुशी अपने ससुराल वालों पर न्यौछावर कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा घर है, पर हमें क्या पता था कि हमें तो खुशी-खुशी धोखा दिया जा रहा है और हम खुशी-खुशी धोखा खा रहे हैं। कहते-कहते मेरी साँस फूलने लगी थी, आँखों से आँसू गिरने लगे थे। पति अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे और सासू माँ ने भी कुछ नहीं कहा, पर इतना मुझे अच्छे से पता था, आज के बाद मुझे धोखेबाज बोलने से पहले ये लोग 10 बार ज़रूर सोचेंगे। और ये असल में हुआ भी। उन्होंने कभी इस मुद्दे को दोबारा नहीं छेड़ा।